हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सीडीपी में करने वाले। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और अपना साथ ही साथ में स्कोर भी चेक करते चलें कि आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकेंड हो। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स। जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो क्या होता है? क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? तो क्रिटिकल पीरियड का मतलब मैं आपको बता दूं। क्रिटिकल पीरियड अवस्था होती है विकास के लिए, जिस अवस्था में अगर बच्चे का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर उस दौरान कोई भी बच्चे के साथ हादसा हो जाता है, भयंकर रोग है, चोट है, या और किसी भी प्रकार से अगर क्षति होती है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, पालन पोषण अगर बच्चे का अच्छा नहीं हो पाया उस एज के दौरान, तो बच्चे का जीवन भर का जो विकास है वो प्रभावित होता है। और जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो 0 से मतलब जन्म से लेके 5 वर्ष तक का ये होता है। इस अवस्था में बालक का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है। NEP 2020 के अनुसार 85% जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इसी अवस्था में हो जाता है, 0 से 5 वर्ष की अवस्था में। इसके लिए ही ECC जो है वो शुरू किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो देखिए जिसमें जो बी ऑप्शन है वो तो देखते ही करना गलत है कि नो इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट। क्या इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव कोई भी नहीं पड़ता? नहीं, प्रभाव पड़ता है। ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। सी वाला गलत हो जाएगा कि आनुवांशिकता का जो प्रभाव है वो बहुत कम पड़ता है। ये भी गलत है, आनुवांशिकता का प्रभाव बहुत कम नहीं पड़ता है, बल्कि लगभग बराबर ही होता है आनुवांशिकता इन्वायरमेंट का। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। अगर किसी बच्चे का विकास इस एज में 0 से 5 वर्ष की एज में प्रभावित हो गया, तब उसका जीवन भर के लिए उसका इम्पैक्ट हो सकता है, जिसको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, which point of view is supported by the theorists believing plasticity of development? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, क्या होती है? विकास की नवीनता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, ओनली नेचर डिटरमाइंस डेवलपमेंट। केवल नेचर जो होता है, प्रकृति ही वही हमारे विकास को प्रभावित करती है, डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। नहीं, नेचर और नर्चर दोनों करते हैं, पालन पोषण और हमारा हेरिडिटी, ये दोनों करते हैं। नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, जो पालन पोषण है वो विकास को प्रभावित करता है। इसे ही हम कहते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए हमारा इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस नहीं, डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट की, विकास की नम्यता की, तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो नर्चर है, जो बच्चे का पालन पोषण है शुरुआती जीवन का, वो बच्चे के पूरे जीवन को विकास को प्रभावित करता है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डॉट इज प्राइमरली एन एजेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। बहुत छोटे बच्चों की जो है प्राथमिक संस्था क्या होती है? सामाजिकरण की। तो देखिए जो सामाजिकरण की संस्था है बच्चों की, इसमें नाम दिया है प्राइमरली, मतलब प्राइमरी। प्राइमरी जो संस्था होती है वो हमारी फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली, तत्कालीन फैमिली, परिवार को छोड़कर और सभी चीज़ें द्वितीयक होती है, सेकेंडरी होती हैं। पहली प्राइमरी फैमिली होती है, उसके बाद पास पड़ोस होता है अगर फैमिली नहीं हो, और पास पड़ोस और फैमिली को छोड़कर सभी सेकेंड होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, इन जीन पाइगेट्स थ्योरी refer to the organized system of actions and thought that allow individuals to mentally represent or think about objects and events in their world। मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने को स्वीकृति देती है। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, जो जीन पियाजे का जब नाम आया तो जीन पियाजे ने स्कीमा वर्ड को यूज किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कल्चरल टूल्स अगर कहीं पर आ जाए तो लेव वाइगोत्स्की जी ने यूज किया। तो इसका जो आंसर होने वाला डी होने वाला, इसको स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का मतलब जो भी हमारे माइंड में भरा पड़ा हुआ है, जो भी हमने आज तक सीखा है, उसके कारण ही हम जो है एक्शन कर पाते हैं, अपने काम कर पाते हैं और सोच पाते हैं। इसे हम स्कीमा कहते हैं या स्कीमे कहते हैं। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। स्कीमा ही है जिसके कारण जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति इस संसार में, अपने आसपास के संसार में सोच पाते हैं, बात कर पाते हैं और हमारे माइंड में जो ज्ञान भरा पड़ा है। 5, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do most children particularly face difficulty in understanding the point of view another person। मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी अवस्था होती है, इनडायरेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हैं। वो यही कहते हैं कि बस मैं ही सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ही ठीक है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अनदर पर्सन, तो इसको हम कहते हैं इगोसेंट्रिसिज्म, केंद्रता। ठीक है, अहम केंद्रता बात आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है भी है CDP में, अभी फिर पढ़ाएंगे एक बार। तो इसको हम क्या कहते हैं? अहम केंद्रता बात होती है कि अपने आप को ही स्वयं सही मानना, अपने आप को केंद्र में रखकर बातें करना। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वही सभी अन्य लोगों को वही चीज़ ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। और जो अहम केंद्रता बात होती है, इसमें बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हैं। इसकी एज होती है 3 to 6 ईयर्स, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है। अब आप इन चारों अवस्थाओं की एज अगर आपको पता है तो लगा लीजिए 3 से 6 वर्ष किस अवस्था में आएगा। देखिए, पोस्ट कन्वेंशनल की बात कितने की है? लॉरेंस कोलबर्ग की क्वेश्चन है, जीन पियाजे से रिलेटेड कट कर दो, होगा ही नहीं ये आंसर। अब बचे हमारे पास 3, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें जो प्री ऑपरेशनल, इसकी एज कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। कंक्रीट ऑपरेशनल की होती है 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल की एज होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो किसमें 3 से 6 वर्ष आ रही है? प्री ऑपरेशनल में। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। इसलिए हमारा बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चों के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, अहम केंद्रता बात होती है, बच्चे अपने आप को ही सही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की सजेस्टेड दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जब नाम वाइगोत्स्की करके पूछा जाए, वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किसका उत्पाद है? ठीक है, किससे मिलकर बनता है? जेनेटिक डिस्पोजिशंस, आनुवंशिक स्वभाव, मेयर ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, सोशल इंटरेक्शंस, आइडेंटिटी ऑफ फॉर्मेशन। जब नाम आ जाए वाइगोत्स्की जी का, तब आपको 3 चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी? SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। इसको ही कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। समाज देखना है, संस्कृति देखनी है और भाषा देखनी है, तब इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जा रही है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। ले वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे को जब विकास है वो सामाजिक संपर्क के कारण होता है, जिसको उन्होंने सोशल इंटरेक्शंस कहा है। सी इज आवर राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट, हु among the following believed that human activities take place in cultural settings? देखिए कल्चर आ गया, cultural settings they cannot be understood apart from those settings, मतलब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बालक का विकास होता है वो उसकी कल्चरल जो सांस्कृतिक परिक्षेप होता है उसमें होता है। किसी बच्चे के सांस्कृतिक परिक्षेप को हम उसके विकास से अलग नहीं कर सकते हैं। किसके अनुसार? तो अभी ही मैंने जस्ट बताया था, लेव बाइगोट्स्की। इस कल्चर की जो बात है लेव बाइगोट्स्की जी करते हैं। डी इज आवर राइट ऑप्शन। द मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन बीइंग ओबीडेंट फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, करेक्टरिस्टिक्स डॉट 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 ऑफ द लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मतलब लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चे जो होते आज्ञा पालन और पनिशमेंट ना मिले इसलिए वो आज्ञा का पालन करते हैं, वो कौन सी व्यवस्था पर बच्चे बात करते हैं? तो ध्यान कीजिए, सबसे पहली जो स्टेज है लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेज दिए हैं, 6 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, और 3 स्तर दिए हैं। तो सबसे पहली जो हमारी अवस्था स्टेज है उसका नाम ये ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो इसलिए इसका जो आप लेकिन इसका स्तर कौन सा स्तर पहला होता है? प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत में आने से पहले। तो इसलिए हमारा कौन सा आ जाएगा? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। सी, ए इज आवर राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर? एक ऐसा टीचर जो रचनावादी टीचर है, वो उस टीचर की विशेषता क्या होगी बताइए? बिल्डिंग लेसन्स अराउंड वेरी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ पढ़ाएगा जो हमारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, एक ऐसा उसको हम क्या रचनावादी अध्यापक कहेंगे? पोजिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, अकेले समस्याओं को हल करने के लिए देगा बच्चों को, वो एक रचनावादी टीचर होगा। असेसिंग लर्निंग बेस्ड ऑन मिड टर्म एग्जाम्स, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, जैसे हाफरली एग्जाम के आधार पर करना, वो अध्यापक का क्या एक संरचनावादी अर्थात कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। कंडक्टिंग एक्टिविटी दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स एजम्पशंस, ऐसी गतिविधियां आयोजित कराना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले, उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो, कोई रटा रटाया काम ना हो, जिससे बच्चे अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उस चीज़ को सॉल्व करें, तो उस टीचर को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर कहेंगे। Which of the following intelligence type is not proposed by Howard Gardner in the theory of multiple intelligence? अब बताइए, इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है हॉवर्ड गार्डनर ने, तब इसमें तो आपको नाम याद रखने, अगर 8 के आपको नाम याद रखने तब आप बता सकते हैं कि इजीली कौन सी उन्होंने नहीं दी है। देखिए उन्होंने नेचुरलिस्टिक भी दी है, स्पेशल भी दी है, इंटरपर्सनल भी दी है, लेकिन कंप्रिहेंशन इंटेलिजेंस कोई भी उन्होंने नहीं दी है। मैथमेटिकल लॉजिकल दी है, एग्जिस्टेंशियल दी है, आर्किटेक्चरल दी है, वो तो स्पेशल में ही आ गई, लेकिन उन्होंने कंप्रिहेंशन इंटेलिजेंस नहीं दी। तो ये तो बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की जो है इंटेलिजेंस बताई है द एबिलिटी ऑफ माइंड अपनी बुक में। सो सी इज आवर राइट, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है निगेटिव हमारा, नहीं, तो नहीं वाला हमको बताना है कौन सी नहीं है। 3 है, जल्दी में अगर नहीं पड़ा तो ऑप्शन आप भर देंगे ए बी
डी में से कोई, जो कि गलत होगा क्योंकि हमें जो नहीं है वो भरना है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन ये वाले क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाते हैं, नया ट्रेंड शुरू हो गया है। असर्शन पढ़ते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इनिशियली ही और सी शुड बी इनकरेज टू थिंक अलाउड। एक बच्चा है जो प्रारंभ में समस्या को हल करने के लिए जो है एबल नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो क्या बच्चे को इनकरेज करना चाहिए सोचने के लिए, बोल बोल के समस्या को हल करने के लिए। रीजन क्या बताया गया है? वर्बलाइजेशन एंड थिंकिंग अलाउड हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड हेंस फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। मौखिकीकरण, बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। दोनों सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। बच्चे को इनकरेज हमको करना है, डिस्करेज नहीं कर रहा कि वो बोल बोल के समस्या का हल करे। जब दोनों सही है तब ये जो है इन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा ए इज आवर राइट ऑप्शन। In order to address gender stereotype in classroom, it is important to आपको अपनी कक्ष में जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करना है, उसको जो है चैलेंज करना है, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना, रोकना है आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रोक सकते हैं? मेक क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस रिस्ट्रिक्टेड, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जा रोकना है। अगर लड़का लड़की से बात कर रहा है, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप क्या उसको रोकेंगे? इससे जेंडर रूढ़िबद्धता बढ़ेगी कि घटेगी? इससे तो जेंडर रूढ़िबद्धता घटेगी नहीं, बढ़ेगी, इसलिए ये आपको नहीं करना है काम। ये तो अच्छी बात है वैसे। अवॉइड डिस्कशन अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो बातचीत करनी चाहिए आप उसको जो है डिस्करेज करेंगे। आप उससे भेदभाव वाली जो वार्तालाप वगैरह है उस चीज़ को चर्चा करने से आप बचेंगे नहीं, चर्चा करने से बचेंगे नहीं, चर्चा को करेंगे। इसलिए हमारा बी भी गलत हो गया। प्रेजेंट एग्जाम्पल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप्स, हम उस प्रकार के एग्जाम्पल बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे जिनमें चैलेंज किया गया हो जेंडर स्टीरियोटाइप को। जैसे लड़कियों के काम लड़के कर रहे हैं और लड़के लड़कियों के काम कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे को काम कर रहे हैं। जैसे घर का काम जो है पोछा लगा रहा है कौन? लड़का लगा रहा है। लड़की क्या रही है? मार्केट से जाके सब्जी ला रही है। तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया गया है। ये लड़की जो है वो बाइक चला रही है, लड़का जो है घर पर बैठा सिलाई मशीन चला रहा है अपना, ठीक है, काम कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या है जो जेंडर स्टीरियोटाइप उसको चैलेंज करेंगे, इसलिए हमको सी इज आवर राइट ऑप्शन। बिल्कुल आप इसी प्रकार से जुड़ रहिए, आपको सीडीपी ऐसे तैयार हो जाएगी कि अगर सोते हुए भी अगर क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तब भी आप हिट कर देंगे कि इसका कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एज ए टीचर which of the following step would you consider to meet individual differences in your classroom? Mixed ability grouping, enrichment of curriculum, adopting child-centered methods of teaching, labeling of students। अब मतलब एक अध्यापक होने के नाते और आप अपनी कक्ष में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जो लेबलिंग है आप वो कभी भी स्टूडेंट की नहीं करेंगे, बच्चों को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो फोर्थ वाला तो गलत हो गया, इसलिए आप मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग बनाएंगे, होशियार बच्चे कम होशियार बच्चे का ग्रुप बना देंगे जिससे वो एक दूसरे से सीख पाएँ, सही बात है। इनरिचमेंट ऑफ क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम को ऐसा बनाएंगे जो कि बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी हो, ठीक हो, केवल रटी रटाई चीज़ें ना हो। और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को तो आपको अपनाना ही है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन इस समय चल रही है वो कैसी चल रही है? वो चाइल्ड सेंटर्ड है।
तब फोर्थ वाले को छोड़कर और सभी सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें है? फर्स्ट सेकंड थर्ड बी। बी इज आवर राइट ऑप्शन। ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो, जैसे फोर्थ गलत है तो देखिए यहाँ भी फोर्थ है तो जे भी नहीं होगा, यहाँ भी फोर्थ है तो जे भी नहीं होगा। दो ही बचे ऑप्शन, ए या बी, तो हमारा बी सही है। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स इट इज इम्पोर्टेंट टू। आपको बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अवॉइड डिस्कशंस एंड डिबेट इन क्लासरूम। क्लासरूम में चर्चा और बहस को टाल दें, ना होने दें। प्रोवाइड रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट। विद्यार्थियों को स्वयं से सोचने के लिए टाइम दें, जिससे वे किसी भी समस्या को पर सोच पाएं। इम्फेसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन। याद करने को बढ़ावा दें, नहीं याद करने को बढ़ावा नहीं देना है, ना ही हमको डिस्कशन और डिबेट को डिले करना है, टालना मटोल करना है। अवॉइड असाइनिंग कोलाबरेटिव वर्क टू ए स्टूडेंट। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। देखिए बचना नहीं है बल्कि देना, इनमें अवॉइड आ गया। अवॉइड है, इग्नोर है, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। जिसने भी निगेटिव पॉजिटिव वाले वर्ड ना देखे वो देख ले जाके। तो इसलिए हमारा बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम हेतु मूल्यांकन, मतलब सीखने के लिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार का होना चाहिए? ठीक है, एग्जाम सेंट्रिक, परीक्षाएं केंद्रित होना चाहिए, नॉर्म से रेफरेंस्ड, मानदंड संदर्भित, फॉर्मेटिव, रचनात्मक, स्टैंडर्डाइज्ड। जो स्टैंडर्डाइज्ड है वो निगेटिव वर्ड है, एग्जाम सेंट्रिक का जे भी निगेटिव है, जैसा कि मैं आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड में बता चुका हूँ। तो ए और तो जो ए है और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। नॉन नॉर्म नॉर्म रिफरेंस्ड का मतलब वही होता है स्टैंडर्ड, जैसे कि जो हमको मानक नहीं बनाने हैं सीखने के लिए बच्चों के। मानक का मतलब है जैसे सीटेट में मानक है कि भाई जो भी 90 नंबर ले आएगा 150 में से उसको पास मान लिया जाएगा, तो ये एक मानक बना लिया गया है। अगर आरक्षित श्रेणी का है तो 82 वगैरह ले आया 150 में से, तो उसको पास मान लिया जाएगा। तो इनको हम मानक कहते हैं। हमको मानक नहीं बनाने, हमको बच्चों को रचनात्मक मूल्यांकन बच्चों का करना है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इट इज इम्पोर्टेंट टू। एक ऐसी क्लास है जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, विभिन्न समूह के, जातियों के, संस्कृति के बच्चे हैं। एक अध्यापिका को एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? तीन चीजें ऐसी होंगी इसमें जो नहीं करनी है, एक चीज ऐसी होगी जो करनी है। तो देखिए कौन सी चीज हमको करनी है। डिवाइड स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ सेम इथनिक आइडेंटिटी। जो सेम कल्चर वाले बच्चे हैं उनके आपने ग्रुप बना दिया, अलग अलग कर दिया कि अच्छा तुम इस कल्चर से बिलोंग करते हो, तुम तो तुम्हारा ये ग्रुप है, सभी को डिवाइड कर दिया। फैसिलिटेट डिस्कशंस which yield to acceptance and respect for diversity। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिसमें विविधता को स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। हाँ सही बात है। आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं आपकी क्लासरूम में, कोई बात नहीं, तो इस प्रकार के डिबेट डिस्कशन कीजिए जिससे कि सभी बच्चों को ये लगे कि नहीं हमारा भी एक्सेप्टेंस है, हमारी भी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तभी बच्चे आपसे जुड़ पाएंगे। तो आपको जो बी है वो करना है, इसलिए बी हमारा सही होगा। अब देखिए सी वाले में स्टैंडर्डाइज्ड आ गया, देखते घन गलत। स्टैंडर्ड निगेटिव वर्ड है, स्टैंडर्ड तो आपको कुछ रखना ही नहीं है। डी में क्या था? अवॉइड पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल डिफरेंस। आपको इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान देना है इंडिविजुअल डिफरेंस पर, इसलिए डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी हमारा सही है।
योर स्कूल इज मॉडिफाइंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रिमूविंग फिजिकल बैरियर्स posed by stairs, doorways, and other architectural aspects imperative to assessing facilities in the school. By doing so, what is being fostered by school, your school? मतलब कि आपका जो स्कूल है वो जो फिजिकल बैरियर्स है जैसे बच्चों को आने में प्रॉब्लम होती है उनको ख़त्म कर रहा है। जैसे रैंप बनवा दी बच्चों के लिए, जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच बनाने के सीढ़ियों, ठीक है, देखो है चर्चा सीढ़ियाँ, दरवाजे और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा, बदल रहा है विद्यालय। ऐसा करके स्कूल किस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहा है? ऐसा करके स्कूल जो है वो बच्चों के इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, समावेशन कर रहा है कि सभी बच्चे जैसे जो विकलांग है, दिव्यांग है, उसको भी विद्यालय में ऊपर जाने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जाना है एक दिव्यांग बच्चे को, तो वो कैसे जाएगा? अगर अगर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, रैंप होनी चाहिए, बिल्कुल लिफ्ट की वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार के बैरियर्स नहीं होना चाहिए। तो स्कूल अगर ऐसा कर रहा है तो स्कूल जो है वो इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें रैंप बनी हुई होती है। सो डी इज आवर राइट टू accommodate students with low vision. A teacher should avoid, नेगेटिव क्वेश्चन है, अवॉइड वाला है, नेगेटिव है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है अवॉइड, अवॉइड करना है। तीन चीज़ें करनी है, एक चीज़ नहीं करनी है। एक लो विजन वाला है जिसको कम दिखाई देता है, तो उसके लिए एक अध्यापक को क्या करने से बचना चाहिए? गिविंग विजुअली क्लिटर्ड नोट्स, उसको जो है दृश्य अव्यवस्थित जो देखने में नोट्स हों वो बहुत ज़्यादा ऐसे अव्यवस्थित वाले हैं, वो देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? उसको देने चाहिए जिनमें ना तो प्रिंट सही से है ना तो वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पहला ही है, ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन है निगेटिव, और निगेटिव का भाई निगेटिव, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ए ही सही होगा। आप करेंगे क्या? प्रोवाइडिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ ठीक है, जिससे बड़ा दिखे ऐसा ग्लास प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल। गिविंग लार्ज फॉन्ट टेक्स्ट बुक, जिनमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ ऐसी बुकें देंगे। प्रोवाइडिंग टेक्टाइल मैप्स एंड डायग्राम्स, जिनको वो स्पर्श कर सके ऐसे आप उसको मानचित्र और आलेख देंगे, जे भी देंगे। तो तीन तो सही है, एक काम आप नहीं करेंगे। एक तो उसको दिखने में प्रॉब्लम है और आप छोटा छोटा लिखा हुआ जिसमें स्पष्ट नहीं है ऐसा लिखा हुआ अगर नोट्स देंगे तब बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसमें ए जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं, इसमें भी कर लीजिए आप सर्किल। अवधान न्यूनता अतिक्रिया से जूते संदर्भ में निम्न कौन सा सही नहीं है, इसको कर लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे। पेपर में भी आपको ऐसे ही बिल्कुल करना है। करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक बच्चा जिसको ADHD है तो उस बच्चे के लिए आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, कौन सा गलत होगा उसके लिए वो आपको बताना है। ADHD अगर आप नहीं जानते तो सीख लीजिए। ADHD का मतलब होता है एक बच्चा जो लंबे लंबे जो सेशंस होते हैं उनमें वो ज़्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ सकता, अपना कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहा है, बहुत जल्दी वो विचलित हो जाता है, उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम ADHD की श्रेणी में रखते हैं। अटेंशन डिफिसिट, नाम से ही क्लियर है, अटेंशन नहीं रख पाता है ज़्यादातर, डिफिसिट कमज़ोर हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो बताना है हमको कौन सा नहीं वाला है, ऑप्शन देना। निगेटिव क्वेश्चन है। दे ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन स्टेइंग फोकस्ड फॉर ए लॉन्ग टास्क, हाँ सही बात है, लंबे समय तक एकाग्रता को रखने में उनको मुश्किल होती है। दे ऑफन फीडगेट
विद ऑब्जेक्ट्स एंड एपियर रेस्टलेस, वे अक्सर वस्तुओं को कुल कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। हाँ, हाइपर एक्टिव होते हैं तो कुलबुलाते तो है ही, मतलब बेचैनी तो होती है, ये भी सही है। दे ऑफन गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड विद वाइलेस्ट ऑन ए टास्क, वे किसी काम पर करते हुए आसानी से विचलित होते हैं, बहुत जल्दी वो जो होते हैं डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने 5 मिनट पढ़ पाए, 10 मिनट पढ़ पाए, कोई बात हो गई, उनका जो अटेंशन है वो नहीं लग पाता है, तो ये भी सही है। फोर्थ क्या, दे हैव लॉन्ग एंड सस्टेन्ड अटेंशन स्पेन, उनका जो होता है बहुत लंबे समय तक रुकने का, बहुत लंबे समय तक लंबे लंबे लेक्चर तक सुनने का उनकी जो स्ट्रेंथ होती है। दे हैव लॉन्ग एंड सस्टेन्ड अटेंशन, अटेंशन लंबी उनकी अटेंशन नहीं होती। ये क्वेश्चन है निगेटिव, इसलिए इसका आंसर भी होगा निगेटिव, इसीलिए हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए स्कूल ए चाइल्ड हैविंग गिफ्टेडनेस, एक बच्चा है जो गिफ्टेड बच्चा है, गिफ्टेडनेस हैज बीन मेड टू skip a few grades and has been directly moved to a higher grade, which approach to teaching gifted student is being used by your school। एक गिफ्टेड बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, उसको एक ग्रेड नहीं पढ़ाया गया, जैसे वो सेकंड ग्रेड में पढ़ रहा था, सेकंड क्लास में पढ़ रहा था, उसको थर्ड ग्रेड नहीं पढ़ाया, थर्ड क्लास नहीं पढ़ाई, सीधे फोर्थ में ला दिया गया उसको, सेकंड से फोर्थ में लाएगा, एक क्लास जंप करा दी गई थर्ड क्लास। तो इस चीज प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये है। एसिलेशन, इनरिचमेंट, इनकरेजमेंट, सिंथेसिस। तो देखिए सीधी बात है, सेकेंड क्लास में पढ़ रहा था, सीधे फोर्थ में लाए, डायरेक्ट हमने उसको जंप करा दिया, मूव करा दिया, एसीलेट कर दिया। एसीलेशन का मतलब होता है तेज कर देना, बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा देना। जो बाइक होती है, बाइक में एसीलेटर होता है, वो एसीलेशन से ही वर्ड मिलकर बना है। तो इसके लिए जो इसका ऑप्शन है वो ए सही है, एसीलेटर, एसीलेशन त्वरण, इसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, लेकिन इसका यहाँ पर मतलब होता है डायरेक्ट सेकेंड से फोर्थ में जंप करा दिया, एक ग्रेड भी नहीं पढ़वाया, थर्ड ग्रेड नहीं पढ़वाया, इसको हम एसीलेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट ए क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू, एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, मतलब अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आपको एक ऐसी क्लासरूम को बनाना है, क्रिएट करना है, ऐसी कल्चर डेवलप करनी है जहाँ पर बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दी जाएँ। एम्पल माने होता है बहुत ज़्यादा अवसर दिए जाएँ सीखने के लिए। तब क्या क्या होगा इसमें सही, देखिए कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसको अवसर देने हैं, नहीं, प्रतिस्पर्धा को आपको बढ़ावा नहीं देना है, ये निगेटिव वर्ड है। कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ज्ञान निर्माण के लिए बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है, बी इज आवर राइट ऑप्शन। बच्चों को उनके ज्ञान निर्माण के लिए हमको बढ़ावा देना है। रोट मेमोरीज, वो तो देखते ही गलत है। लिसन पैसिवली, पैसिवली नहीं एक्टिवली होता है, इसलिए ये भी गलत है, तो इसलिए हमारा इसमें कौन सा है, बी इज आवर राइट ऑप्शन, कंस्ट्रक्ट नॉलेज। स्टूडेंट्स शुड बी फैसिलिटेटेड टू बी, विद्यार्थियों को डॉट बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। आप बच्चों को कैसा बनाना चाहिए, कैसे विद्यार्थियों को बनाना चाहिए जिससे कि वो अच्छे हो पाएँ, अपने आप से काम कर पाएँ। इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वयं सोचने वाला हमको बनाना चाहिए। डिपेंडेंट लर्नर्स, जो है डिपेंडेंट लर्नर आश्रित अधिगमकर्ता हमको बनाना चाहिए। पैसिव इमिटेटर्स, पैसिव एक प्रत्यय अगर एक्टिव होता तब तो आंसर मान भी लेते, लेकिन इसमें है पैसिव
इमिटेटर्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पैसिव नहीं, लर्निंग जो होती है वो कैसी होती है, वो एक्टिव होती है। हाई कंपीटेड हाई कंपीटर हाई कंपटीटर, उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी, नहीं, आपको कंपटीटरनेस को तो बढ़ावा ही नहीं देना, तो डी भी आपका सही नहीं होगा। तो आपको बच्चों को ऐसा बनाना है जिससे वो इंडिपेंडेंट होकर सोच सके, तभी उनकी जो समालोचनात्मक चिंतन है वो बढ़ावा मिलेगा, वो विकसित होगी। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। assertion, from early age itself our brain is good at learning content related to real world context। शुरुआती से ही हमारा जो जीवन हो शुरुआती जीवन से ही हमारा जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो जो हमारे रियल वर्ल्ड की कंटेक्स्ट होता है, जो हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, उसमें सीखने के लिए तैयार होता है, उसमें अच्छी प्रकार से सीखता है। इसका मतलब ये है, रीजन कहते हैं स्कूल शुड emphasize on abstract content and textbook learning in primary grade। प्राइमरी ग्रेड में स्कूल को अब्स्ट्रैक्ट कंटेंट बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, और टेक्स्ट बुक लर्निंग करानी चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक से इतर जाके कुछ भी ना पढ़ाना चाहिए। तो रीजन तो देखते हैं, अगर फॉल्स हो गया, गलत है हमारा, लेकिन जो इसमें ए है वो सही है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसको बड़ी आराम से टिक किया करें, नहीं तो टिक करने में कहीं गलती आपसे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन, लर्निंग सीखना कब अच्छा होगा, कब ज्यादा अधिक प्रभावशाली होगा, जब कंटेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, अगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो, तब होगा क्या। टीचर पेडागोजी इज बिहेवियरिस्टिक, टीचर की पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है, वो व्यवहारात्मक हो। लर्निंग गोल्स आर एग्जाम सेंट्रिक, केवल हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तब हमारी लर्निंग अच्छी होगी। इट इज एक्सपीरियंशियल इन नेचर, लर्निंग तब अच्छी होगी जब वो है प्रयोग करके पढ़ी जाएगी, अर्थात अनुभव के द्वारा धीरे धीरे आराम से सीखा जाएगा। तो लर्निंग हमारी तभी इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होती है, तभी अच्छी प्रकार से हो पाएगी जब हम इसको एक एक्सपीरियंस के रूप में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इम्पोर्टेंट है। रीना रीना इज referring to similar kind of problems to find the solutions of a given problem। सी इज employing the problem solving referred as strategy। एक रीना नाम की लड़की है, वो एक मिलती जुलती समस्या को हल करती है। एक समस्या से रिलेटेड दूसरी समस्या है जो वो मिलती जुलती है, उसको वो हल करती है। तो रीना ऐसा करते समय कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रही है, तो उस स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे। देखिए, जब हम मिलती जुलती समस्या समस्या से रिलेटेड करते हैं अन्य से, तब उसको हम कहते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग में आता भी है एनालॉजी, एनालॉजी आती है रीजनिंग में, जैसे 2 4, तब 3, इसके यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो देखिए 2 का वर्ग कितना है 4, अब 3 का वर्ग यहाँ पर आएगा, 3 का वर्ग 9, तो मिलती जुलती है, तो सिमिलरिटी है, सेम है, इसको एनालॉजी कहते हैं। तो अगर मिलती जुलती समस्या हल की जाए तो उसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, अनुरूपक सोच। बी इज आवर राइट। क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन, रीजन और असर्शन वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टीचर शुड अवॉइड, निगेटिव क्वेश्चन है, अवॉइड पेइंग एनी अटेंशन टू द एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट। एक टीचर को जो भी स्टूडेंट ने मिस्टेक की है उनको अवॉइड कर देना चाहिए, उनको निगलेक्ट कर देना चाहिए। एरर्स हैव नो सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में जो एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं, वो कोई भी रोल अदा नहीं करती हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो
मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। जो गलतियां हमारी होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जो बिना गलती किए हुए ही सीख गया हो। सभी गलती करते हैं, जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो ये तो जो रीजन है तो वो तो देखते ही खन कैसा हो गया, गलत। अब असर्शन में क्या, असर्शन में कहते हैं टीचर को स्टूडेंट की गलतियों को अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आप टीचर होने के नाते स्टूडेंट की गलतियों को अवॉइड करेंगे, अवॉइड नहीं करना, आपको ऑब्जर्व करना, देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि बच्चे ने गलती कहाँ पर की है, किस प्रकार की गलती की है, जो कि सीखने के लिए फायदा करेगी। अगर आप गलती को अवॉइड कर देंगे तब आप बच्चे की कमी को जान नहीं पाएंगे। तो आपको अवॉइड नहीं करना, इसलिए हमारा असर्शन भी कैसा हो गया, गलत। अब दोनों गलत है, तब देख लीजिए किसमें है दोनों गलत। डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27, स्कूल शुड, स्कूल को क्या करना चाहिए बताइए, इतना क्वेश्चन है। इग्नोर, अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़े हैं तब पूरा क्वेश्चन ही मत पढ़ो। ऑप्शन इग्नोर है, इमोशनल स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फोकस्ड ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑलरेडी लर्नड नॉलेज। आपको बच्चों की जो है उनकी संवेगात्मक स्थिति को इग्नोर कर देना है और उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को बस पुनरुत्पादन मतलब सुनने पर ध्यान देना है। अगर कोई बच्चा है, आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उसको आता है, अगर उसकी इमोशनल स्टेट सही नहीं, अगर वो दुखी है तब वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा। तो इमोशनल जो स्टेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर, इसमें भी इग्नोर, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑलरेडी लर्नड नॉलेज। जो भी बच्चे ने सीखा है आप उससे बस सुनने पर ध्यान देंगे, बच्चे की जो है सोशल कंटेक्स्ट सामाजिक संदर्भ पर आप ध्यान नहीं देंगे। और जबकि लेव बाइगोट्स्की जी ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से सीखते हैं। तो विद्यालय को ये भी नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। कंसीडर सोशल कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इग्नोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। बच्चे को नए ज्ञान के सृजन को इग्नोर कर देना चाहिए। ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म की अवहेलना हो गई, अब मानना हो गई, आपको इग्नोर नहीं करना है। बच्चे तो जो होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो सी भी हमारा गलत हो गया, तो बचा कौन, डी। डी ही हमारा सही है। डी में क्या है, कंसीडर इमोशनल स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। बच्चों की जो संवेगात्मक जो स्थिति है आप उसको प्रति विचारशील हो, आप उसके प्रति सोचें, ठीक है, समझें और उनके नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारा इसमें डी इज आवर राइट ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स विद लर्निंग हेल्पलेसनेस होल्ड ए व्यू ऑफ एबिलिटी वेयर इन एबिलिटी कैन नॉट बी, एबिलिटी कैन नॉट बी, ये नए क्वेश्चन शुरू हुए हैं आने। एबिलिटी कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय ट्राइंग हार्ड, व्हाट इज दिस व्यू ऑफ एबिलिटी कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, मतलब अधिगम असहायता से जूझते एक बच्चा है जिसको सीखने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, असहाय है वो। तो एबिलिटी का ऐसा, योग्यता का ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जो कहता है कि आप योग्यता को बढ़ा नहीं सकते, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें आप अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसी एबिलिटी का क्या नाम है, ये टफ वाले क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्यूटिव व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, मास्टर ओरिएंटेड व्यू, लर्निंग ऑप्टिमिस्ट। देखिए अगर आगे भविष्य में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि आप एबिलिटी को बढ़ा नहीं सकते, एबिलिटी फिक्स होती है, तो इसको कहते हैं इंट्यूटिव व्यू ऑफ एबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते, चाहे आप दिन रात मेहनत करते रहें, आपके हार्ड वर्क करने से आपकी योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सीखने पर, जो कि गलत है। इसीलिए इसको हम कहते हैं इंट्यूटिव व्यू ऑफ एबिलिटी। इसका जस्ट अपोजिट है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। ये क्या कहता है, इसके अनुसार हम अपने हार्ड वर्क के द्वारा, मेहनत के द्वारा अपने सोचने समझने को, अपने सीखने को बढ़ा सकते हैं, तभी तो हम सीखते हैं बैठ के। अगर
सकते हार्ड वर्क के द्वारा, तो अब हम क्यों आगे की पढ़ाई करते हैं। तो बी इसमें है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ए, इंक्रीमेंटेटिव व्यू ऑफ एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29, टू क्रिएट कंड्यूसिव लर्निंग कल्चर फॉर लर्निंग इट इज इम्पोर्टेंट टू, मतलब अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण, कंड्यूसिव कल्चर मतलब ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे आराम से सीख पाएँ, बनाने के लिए, पैदा करने के लिए आप क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। इग्नोर, इग्नोर निगेटिव वर्ड है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को आपको इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं आपको इग्नोर नहीं करना है। फोस्टर कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको जो कम्युनिकेशन है बच्चे के माता पिता हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट सभी के साथ आपको एक कम्युनिकेशन बना के रखना है, मतलब बातचीत करनी है, बच्चे की जानकारी रखनी है कि ये घर पर क्या करता है क्या नहीं करना, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को अपने टीचर से बच्चे की जानकारी रखनी है और बच्चे से भी पूछना है। तो इस प्रकार की हमको कल्चर डेवलप करनी है जिससे बच्चा अच्छी प्रकार से सीख पाएगा, इसलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट, निगेटिव क्वेश्चन है, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग फॉर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थी के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है। नहीं, नहीं वाले वर्ड को पहले कर लो सर्किल, नहीं तो यही चीज गलत हो जाती है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, जो गलत होगा वही सही होगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, नहीं इसको तो करना है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग, मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। अगर आपको कहीं नॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम मिल जाए तो ये निगेटिव क्वेश्चन होता है, निगेटिव होता है जो कि गलत होता है, और इस क्वेश्चन में जो गलत होगा वही हमारा सही होगा कि क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार से आप लोग अपना स्कोर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और क्लास को शेयर कर दिया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, आपके बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 नंबर जो हैं आएंगे। थैंक यू।